हेलो बच्चों, डोंट फियर द आंसर इज हियर। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और देखिए, आप लोगों के लिए आ गया है क्लास 12 ज्योग्राफी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का महातांडव वीडियो। देखिए, मैं आपको सब्जेक्टिव में जितना भी क्वेश्चंस कराऊंगा ज्योग्राफी का, आप बस इतना करना, इससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा। अगर आपने हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियो को अगर अच्छे से देखा होगा तो एक भी क्वेश्चन हमारा वीडियो से बाहर नहीं गया था। आप जाके मिला लो, देख लो, जितना क्वेश्चंस कराया था और आपके क्वेश्चन पेपर में जितना क्वेश्चंस आया है, हर एक क्वेश्चंस भाई हमारे वीडियो से हुबहू मिले हैं। आप जाके देख लेना। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप हर एक वीडियो को देख लो, हर एक वीडियो को देखो। ये नहीं कि आपने खाली एक वीडियो को देखा और आप एग्जाम देने चले गए, फिर आकर बोलेंगे कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो आता ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, जितना भी वीडियो आएगा हर एक वीडियो को आपको देखना है। ये हमारा पहला वीडियो है, आप देख सकते हो। ये हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, ये पहला वीडियो है। तो आपको हर एक वीडियो को देख लेना है, आपको हर एक वीडियो को देख लेना है। अगर आप हर एक वीडियो को देखोगे तो ही आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा, सारा क्वेश्चन आपका टच करेगा। मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसी में सारा वीडियो हमारा रहेगा, आपको इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो भाई, क्या होता है, यूट्यूब में 3 वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है, उसके बाद वो नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है। तो आपको चैनल पे आके आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि भाई पता नहीं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ सर्च करना पड़ता है। चैनल पे आके आपको सर्च करना है, फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए शुरू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। यहाँ पर आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में बताना है। देखो, मैं 100% का गारंटी लेता हूं कि यहाँ पर मैं आपको जितना भी आंसर बताऊंगा आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। आपको दोबारा से घर में पढ़ना या फिर लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एक बार लिख जरूर लेना। बस खाली आप मेरे बातों को सुनो, समझो कि आज आपके लिए मैं ही अरिजीत सिंह हूँ, ठीक है। अरिजीत सिंह का जो गाना सुनते हो, तो आज आप मेरे को ही सुनो, यही आपके लिए ज्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है। देखो, यहाँ पर मैं बात कर रहा था जनसंख्या घनत्व के बारे में कि सर जनसंख्या घनत्व क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो, जनसंख्या घनत्व किसको बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होगा? बराबर हो जाएगा हमारा कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। इतना सिंपल डेफिनेशन यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, बस कल आप इसको देखो। जनसंख्या घनत्व किसको बोलेंगे? तो आप बोलना कि कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। क्या लिखना है? कि कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बस हो गया। जनसंख्या घनत्व किसको बोलेंगे? तो आप बोलना कि सर कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऊपर में जो मैंने बताया आप उसको लिखो, या फिर यहां पर मैंने जो लिख दिया है आप इसको लिखो, दोनों आपका सही है। और फिर जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। याद हो गया? आगे आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखें। यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। देखो, बात बहुत सिंपल है। इन सबसे पहले आप लोग जान लीजिए जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है। इसका नाम सुन के ही आपका खोपड़िया घूम गया कि सर जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। आप टेंशन मत लो, मैंने बोला है ना कि मैं ही आपका अरिजीत सिंह हूँ आज। तो देखो, जनसंख्या परिवर्तन मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग हो रहा है, कोई चेंजिंग हो रहा है। चेंजिंग होने का मतलब ये हुआ कि या तो जनसंख्या बढ़ रहा है या फिर जनसंख्या घट रहा है। बात क्लियर? या तो जनसंख्या बढ़ रहा है या फिर जनसंख्या घट रहा है। तो आप सोचो कि जनसंख्या कैसे बढ़ सकता है या फिर जनसंख्या हमारा कैसे घट सकता है। बस ये आपको ये 2 चीजें सोचना है, कैसे बढ़ रहा है या फिर कैसे घट रहा है। तो देखो, मान के चलो कि हमारे पास कोई एक इलाका है, कोई मान के चलो ये क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र है। अब ये जो क्षेत्र है, ये जो जगह है, इस जगह बोलो, गांव बोलो, राज्य बोलो, देश बोलो, कुछ भी बोलो, अभी समझो आप। ये मान के चलो कोई एक जगह है, इस जगह में क्या हो रहा है, इस जगह में क्या हो रहा है, मतलब यहाँ का जो आदमी लोग जो है ना, मतलब यहाँ पर मतलब जो है आदमी यहाँ पे मतलब जन्म अधिक मात्रा में ले रहा है। आदमी जो है ये जन्म अधिक मात्रा में ले रहा है और मर कम रहा है। बात को समझो, ये जो जगह है, इस जगह में आदमी क्या हो रहा है? जन्म अधिक ले रहा है, जन्म अधिक ले रहा है और मर कम रहा है। तो बताओ जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा?
तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर जनसंख्या हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जनसंख्या क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। जनसंख्या क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि आदमी यहाँ पर जन्म अधिक ले रहा है, मर कम रहा है। अगर मान के चलो कि हमारे पास कोई दूसरा क्षेत्र है, कोई दूसरा जगह है, इस जगह पे क्या हो रहा है, आदमी मर अधिक रहा है, आदमी जो है मर अधिक रहा है और जन्म कम ले रहा है, जन्म कम ले रहा है, मर अधिक रहा है और जन्म कम ले रहा है। तो इस जगह में क्या होगा भाई, हमारा जो जनसंख्या है ये घट जाएगा, जनसंख्या जो है ये घट जाएगा। तो दो चीज आपको पता चला, एक तो अगर जन्म दर जो है, जन्म दर अगर हमारा ज्यादा रहता है तो हमारी जनसंख्या यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा मृत्यु दर अगर ज्यादा होता है तो जनसंख्या हमारा घट जाएगा। और एक यहाँ पर एक चीज है प्रवास, क्या हुआ, प्रवास। अब ये सर प्रवास क्या होता है, प्रवास मतलब होता है कि जैसे कि मान के चलो ये कोई एक जगह है, कोई एक क्षेत्र है, कोई एक जगह है, कोई एक क्षेत्र है, यहाँ से मान के चलो कि 500 या फिर 1000 आदमी उठ करके क्या होता है, कोई दूसरे जगह चले जाते हैं, कोई दूसरे जगह पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा। प्रवास मतलब है कि अपना जो आवास है उसको छोड़ के कहीं और चले जाना। तो मान के चलो कोई क्षेत्र, अगर उस क्षेत्र से अगर 500 या फिर अगर 1000 आदमी अगर इस जगह को छोड़ के कोई दूसरे जगह पर चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रवास बोलेंगे। तो इसमें भी तो जनसंख्या परिवर्तन होगा। तो मतलब बात ये हुआ कि अगर जन्म दर अगर अधिक रहता है, मृत्यु दर अगर कम रहता है तो भी हमारा जनसंख्या में परिवर्तन होगा। अगर हमारा मृत्यु दर अगर अधिक होता है, जन्म दर अगर कम होता है तो भी हमारा जनसंख्या में परिवर्तन होगा। अगर कहीं पर प्रवास होता है तब भी हमारा क्या होगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा। मतलब जनसंख्या में परिवर्तन का यहाँ पे 3 ही कारण है, एक हमारा जन्म दर, एक हमारा मृत्यु दर और तीसरा हमारा प्रवास। बस बात खत्म, बात खत्म। रटना ही नहीं सर, रटो मत। देखो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है, आप चाहो तो पढ़ना। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक क्या क्या है, जन्म दर है, मृत्यु दर है और प्रवास है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर के बारे में यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख देना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख देख के आप लोग लिख लेना, ठीक है। अगर मैं मृत्यु दर का बात करूं तो मृत्यु दर का आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हो, आप इसको देख लो। प्रवास का बात करूं, मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको पढ़ लो। मजा आ रहा है ना, मुझे तो लग रहा है भाई गाना से भी ज्यादा आज आपको मजा आएगा। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भाई देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर, 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ो क्या है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें। जनसंख्या वितरण मतलब क्या हुआ कि मान के चलो कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको जनसंख्या बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, और कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा जगह है जहां पर आपको जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगा। कोई बोल रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें, या फिर भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारक की विवेचना करें। भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है, असमान है, कहीं पर अधिक मात्रा में जनसंख्या है तो कहीं पर कम मात्रा में है। भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की व्याख्या करें, या फिर भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है, व्याख्या करें। कैसे भी क्वेश्चन आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, आंसर आपको एक ही लिखना है, जो अभी आपके पास आंसर आएगा। देखो क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण है। तो देखो पहला क्या है यहाँ पे, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में आप क्या क्या लिखोगे, देखो भौगोलिक कारक में पहला जल की उपलब्धता। बात को खाली ध्यान से सुनो, खोपड़िया में घुसाओ। आप यहाँ पर मैंने क्या लिखा है इसको आप मत देखो, मैं जो आपको बोल रहा हूं उस चीज को खाली सुनो और समझो। मैं ये बोल रहा हूं जल की उपलब्धता। अब भाई एक चीज आप गौर करो, आप खुद सोचो ना। देखो ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे, आप सोचो कि वहां पर मैं हूं, वहां पर मैं चल गया हूं। अब आप खुद सोचो कि आप कहां पर रहना पसंद करोगे, जहां पर आपको जल आसानी से मिलेगा, या फिर जल आपको जहां पर आसानी से नहीं मिलेगा, आप किस जगह पर रहना पसंद करोगे। तो जाहिर सी बात है भाई, जहां पर हमें जल आसानी से मिल जाएगा हम वैसे ही जगह पे रहना पसंद करेंगे। कोई बात यहाँ पे लिखा है जल की उपलब्धता में, वही लिखा गया है कि लोग ऐसे क्षेत्र में बसना चाहते हैं जहां उन्हें आसानी से पानी उपलब्ध हो। जहां पर आपको आसानी से पानी मिल जाएगा आप उसी जगह पे रहना पसंद करोगे। दूसरा देखो भू आकृति। भू आकृति, अब आप खुद सोचो भाई, आप ही हो, आप ही का बात हो रहा है, आप ही का बात हो रहा है, ठीक है। आप कैसे जगह पे रहना पसंद करोगे बोलो, पहाड़ी क्षेत्र पे, या फिर जहां पर समतल जमीन है वहां पे, या फिर जहां पर उबड़ खाबड़ वाला जगह है वहां पे, जहां पर गड्ढा वाला जगह है वहां पे, कहां पे रहना पसंद करोगे। तो जाहिर सी बात है कि जो समतली जो मैदानी क्षेत्र होगा, जो समतल वाला जो मैदान होगा, आप वहीं पर रहना पसंद करोगे।
ना आप पहाड़ी क्षेत्र में रहना पसंद करोगे, ना आप उबड़ खाबड़ वाली जगह पे रहना पसंद करोगे, ना आप गड्ढे वाली जगह पे रहना पसंद करोगे। तो ये लिखा हुआ है, देखो भू आकृति क्या है कि लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्र में कृषि, सड़क निर्माण और उद्योग लगाए जा सकते हैं। भाई कुछ नहीं करना, ध्यान सुनो मैंने क्या बोला। अगर भू आकृति का बात करें तो आप क्या लिखोगे कि हम लोग वैसे मैदान या फिर वैसे भूभाग में रहना पसंद करेंगे जो समतल हो, क्योंकि वहां पर हम लोग आसानी से घर बना सकते हैं, आसानी से खेती कर सकते हैं। हो गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन का बात नहीं हो रहा है। आप ज्योग्राफी में कोई सा भी क्वेश्चन करोगे, ज्योग्राफी का कोई सा भी क्वेश्चन करोगे, आप अपने ऊपर सोचो, आप अपने खुद पर सोचो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपका अंतरात्मा आपको आंसर बताएगा, आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी पढ़ना नहीं है, बस आप अपने अंतरात्मा का सुन लेना, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। आगे क्या देखो, जलवायु। आप एक बात बताओ, आप कैसे जलवायु में रहना पसंद करोगे? क्या ऐसे जलवायु में रहना पसंद करोगे कि जहां पर हमेशा गर्मी लगता है, या फिर आप वैसे जलवायु में रहना पसंद करोगे क्या जहां पर पूरा ठंडा ही ठंडा लगता है, या फिर वैसे जलवायु पे जहां पर हमेशा बारिश होते रहती है? तो भाई आपको अनुकूल जलवायु चाहिए, अनुकूल, जहां पर हर एक चीज हो। देखो लिखा गया है कि अधिक वर्षा अथवा विषम और रुक्ष जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। वही बात हुआ कि जहां पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है, या फिर जो हमारे लिए विषम जलवायु है, जो हमको जो सूट नहीं करता है, वैसे जलवायु पे लोग रहना पसंद बहुत ही कम करते हैं। आगे देखो, मृदाएं। भाई मृदा का अगर बात करें, मिट्टी का अगर बात करें, तो आप बताओ आप कहाँ पे रहना पसंद करोगे? तो आप वैसे मिट्टी वाले जगह पे रहना पसंद करोगे जहां पर खेती बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, जहां की मृदा बहुत ही उपजाऊ हो, आप वैसे जगह पे रहना पसंद करोगे। आप खुद को सोचो, खुद को लेकर सोचो। जलवायु का बात आया, हम लिखेंगे सर हम कैसे जलवायु में रहना पसंद करेंगे जो हमारे लिए अनुकूल हो। ठीक है, मृदा का बात करेंगे तो लोग कैसे जलवायु में रहना पसंद करेंगे? जो मृदा क्या हो, उपजाऊ हो। देखो वही लिखा है, उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग रहते हैं क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐसे लिखना है, आपको अपने से लिखना है, आप अपने से लिखो। क्या आप यहाँ पर कैसे मृदा वाले प्रदेश में रहना पसंद करोगे? जो ज्यादा उपजाऊ हो, बस कुछ नहीं है। आगे बढ़ो, आगे देखो, आगे है हमारा आर्थिक कारक में है भाई नगरीकरण। देखो एक चीज आप गौर से सुनो मेरा बात, अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि गांव के लोग भी क्या हो रहा है, शहर की ओर भाग रहे हैं, शहर में रहना पसंद कर रहे हैं। इसी को बोलेंगे नगरीकरण में क्या हो रहा है आप देखना, जो शहर वगैरह जो होता है, शहर में आपको हर एक टाइप का सुख सुविधा, हर एक चीज मिल जाएगा, चाहे गाड़ी का बोलो, चाहे रहने का बोलो, चाहे कोई सामान का बोलो, चाहे हॉस्पिटल का बोलो, स्वास्थ्य का बोलो, शिक्षा का बोलो, हर एक फैसिलिटी आपको नगर में अवेलेबल आपको मिल जाता है। तो भाई गांव के लोग क्या कर रहे हैं, नगर में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये भी एक कारण है जनसंख्या वितरण का, क्योंकि आप देखना इसके चलते क्या हो रहा है, जो शहर आप देखना, जो नगर है, जो शहर है, उसमें आपको अधिक जनसंख्या मिलेगा और गांव में आपको कम जनसंख्या मिलेगा। ये भी कारण हो गया। वही लिखा है कि लोगों को नगरों में ज्यादा सुख सुविधा मिलती है, इसलिए लोग नगरों की ओर खींचे चले जाते हैं। ठीक है, अगला कारण है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। आप देखना बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे कोई धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थान है, वहां पर कोई संस्कृति है। आप वैसे क्षेत्र में देखना कि लोग घूमने अक्सर जाते हैं और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में भीड़ भाड़ होता है, और वहां का जो जनसंख्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो वही चीज मैंने लिख दिया है कि धार्मिक अथवा सांस्कृतिक क्षेत्र अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। कितना सिंपल है, सीधे भाई दिल पे आ रहा है, सीधे दिल पे, दिमाग पे भी नहीं जा रहा, दिल पे। और दिल में कोई एक चीज आ गया ना, कभी जिंदगी में निकलेगा नहीं। तो देखो कितना मजा आ रहा है कि यहाँ पर क्या कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो है वो लोगों को अपनी ओर खींचता है, जिससे वहां का जनसंख्या बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। बात क्लियर? आगे चलो, आगे क्या है, जनांकीय कारक में अभी मैंने आपको बताया भाई, यहाँ पर आप इसको ना जैसे मैंने लिखा है, आप इसको अगर ऐसे नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जनांकीय कारक में आपका 3 चीज आता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसको आप अपने से बना के लिख सकते हो कि मान लो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो। मान लो कि कोई ऐसा जगह है जहां पर जन्म दर अधिक है, तो वहां का जनसंख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। मान लो कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर मृत्यु दर अधिक है, तो वहां पर जनसंख्या वितरण कैसा होगा, तो जनसंख्या में वहां पर कमी होगी। कहीं पर अधिक मात्रा में प्रवास हुआ है, किसी क्षेत्र का लोग जाकर कहीं और बैठ गए हैं, तो वहां पर भी क्या होगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा, यानी कि जनसंख्या वहां का क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये सब चीज यहाँ पे लिख सकते हो जनांकीय कारक में कि जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास जनांकीय कारक है। देखो ये आपका छोटा क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जनांकीय कारक कौन कौन से है। तो भाई जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जो क्या करते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं।
भारत में उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण पिछले दशकों में, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है। भाई अगर आप इसको नहीं लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो, इसको मत लिखो, छोड़ दो। जितना आप लिख पाओ उतना लिखो। मतलब जो जनांकी के कारक है, मतलब मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास जो है, ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। बात क्लियर? इससे भी कहीं पर जनसंख्या अधिक मात्रा में हो रही है, कहीं पर जनसंख्या कम मात्रा में हो रही है। आगे चलो, आगे देखो। देखो अब जो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आया है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी आप अपने आप को सोचो और इसका आंसर दो। आपको नहीं पढ़ना है कि दियाज सर ने क्या लिखा है, दियाज सर को मारो गोली, यहाँ पर आओ और अपने को लेकर समझो कि अगर मैं उस जगह पे होता तो कैसा होता, कैसा होता, वैसे आपको आंसर सोचना है। क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्रामीण बस्तियों एवं नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। यहाँ पर आपको ग्रामीण बस्तियों में और नगरीय बस्ती में अंतर बताना है। देखो एक चीज खोपड़िया में अभी घुसा लो और दिल में बैठा लो, बार बार भूलना नहीं। ये नहीं बोलना कि सर हमें बोले नहीं थे, क्या मैं बोल रहा हूं इस चीज को पहले समझो। जब भी अंतर बोलेगा, जब भी आपको अंतर लिखने के लिए बोलेगा, आपको हमेशा क्या करना है, जैसे यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में बोला गया है, तो आप क्या करना, एक साइड में क्या लिखना, एक साइड में लिख देना ग्रामीण बस्तियां। क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, ग्रामीण बस्तियां। एक साइड में आप ग्रामीण बस्तियां यहाँ पे आपको लिखना है, और एक साइड में आपको लिखना है नगरीय बस्तियां, नगरीय बस्तियां, ठीक है, नगरीय बस्तियां। तो एक साइड में आप ग्रामीण बस्तियां लिखोगे, एक साइड में आप नगरीय बस्तियां लिखोगे। इस प्रकार से आप लाइन डालोगे, एक इधर पॉइंट लिखना है, एक पॉइंट इधर लिखना है, दूसरा पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर, तीसरा पॉइंट इधर, तीसरा पॉइंट इधर। तो ऐसे आपको डिफरेंस करना है, ऐसे आपको डिफरेंस करना है। और जब पहला पॉइंट लिखोगे फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर दूसरा पॉइंट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको अगला पॉइंट लिखना है, ऐसे करना है। तो अंतर वाले क्वेश्चन को भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ही बनाओगे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन आपको अंतर कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए। अगर नहीं समझ में आया है तो आप और एक बार देख लो, और एक बार देख लो और अच्छे से समझ लो। मैं आपको जो बोलूंगा भाई, ठीक है, इसको आपको एकदम अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर ग्रामीण बस्ती, क्या भाई ग्रामीण, ठीक है, क्या है ग्रामीण बस्ती ना, ग्रामीण, ग्रामीण, एक मिनट, हाँ ग्रामीण बस्ती, ग्रामीण बस्ती। एक साइड में हमने लिख दिया, एक साइड में हमने लिख दिया नगरीय बस्ती, नगरीय बस्ती। करना कैसे है, मान के चलो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, इसका इसका भी लिखेंगे हम लोग पहला पॉइंट, ठीक है, दोनों का लिखना हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। चलो हमने मान के चलो पहला पॉइंट लिख दिया, यहाँ तक हो गया हमारा पहला पॉइंट इसका। यहाँ पर हमने लिखना शुरू किया, मान के चलो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, दोनों में हमने पहला पहला पॉइंट लिख दिया। अब जैसे हमने एक पॉइंट लिख दिया, जैसे हमने एक पॉइंट लिख दिया, फिर एक लाइन हमें छोड़ देना है, एक लाइन हमें छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, पहला पे एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिखना शुरू करना, ठीक है। फिर भी आपने यहाँ पे क्या किया, आपने दूसरा पॉइंट लिख दिया इसका, इसमें भी आपने क्या किया, इसका दूसरा पॉइंट लिख दिया, लिख दिया। फिर से आपको और एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ देना है, फिर से आपको अगला पॉइंट यानी कि तीसरा पॉइंट लिखना है। तो हमेशा अंतर आप ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको समझाया, अंतर आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। अब बाद में आप मत बोलना कि सर आप तो बोले ही नहीं थे सर, इसलिए सर आप जैसे आप यहाँ पर दिखा रहे सर हमने वैसे लिख दिया, नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको करना है। चलो अब मैं आपको आंसर बताऊंगा, और इतने सिंपल और इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि सीधा आपकी खोपड़िया में घुसेगा, टेंशन मत लो। तो चलो अब हम लोग अंतर को लिखते हैं। यहाँ पर हमें किसके ऊपर लिखना है, तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती के ऊपर। आप क्या करो, एक गांव के बारे में सोचो और एक नगर के बारे में सोचो, और दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो गांव का जो जनसंख्या होता है वह कम होता है, और शहर का जो जनसंख्या होता है वह अधिक होता है। आप आगे और बढ़ो, गांव में अगर आप देखोगे ना तो शिक्षा का जो स्तर होता है उतना अच्छा नहीं होता है। गांव में आपको मतलब जैसे कॉलेज वगैरह, विश्वविद्यालय वगैरह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप शहर जाओगे तो शहर में आपको कॉलेज, विश्वविद्यालय सब कुछ मिल जाएगा, और कॉलेज का जो शिक्षा व्यवस्था जो होता है, शिक्षा का जो स्तर होता है वो थोड़ा अच्छा होता है। फिर आप गांव में फिर से चले जाओ, गांव में अगर हम लोग स्वास्थ्य देखें तो स्वास्थ्य का जो स्तर होता है वो भी निम्न होता है, और अगर हम लोग शहर में देखें तो शहर में स्वास्थ्य का स्तर बहुत ही अच्छा होता है। जैसे गांव में कोई बीमार होता है तो शहर तो दिखाने के लिए लाते हैं, ये चीज हो गया। अगर हम लोग सड़क व्यवस्था का बात करें तो गांव में भाई आपको अच्छे सड़क मिलेंगे, लेकिन शहर में आपको अच्छे वाले पक्के वाले सड़क मिलेंगे। गांव के जो लोग हैं क्या काम करते हैं ये भी आप एक बता सकते हो, तो गांव के लोग खेती बाड़ी, कृषि, ये सब का काम करते हैं, और शहर के लोग उद्योग में, नौकरी वगैरह, कोई ऑफिस में, व्यवसाय, बिजनेस वगैरह, ये सब काम करते हैं। तो वही तो सब चीज आपको लिखना है कि गांव और एक शहर में क्या डिफरेंस आप जानते हो। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं, आप खुद को सोचो
यहाँ पर ये आंसर क्या देखोगे, कुछ नहीं है, इसको आप खुद से लिख सकते हो, खुद से लिख सकते हो अगर आप एक बार सीख जाओगे तो। देखो क्या मैंने लिखा है, ग्रामीण बस्ती का अगर बात करें, पहला पॉइंट हमने लिखा है कि ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या और जनघनत्व बहुत ही कम होता है, जनसंख्या भी कम होता है, जनघनत्व भी बहुत ही कम होता है। ग्रामीण बस्तियां छोटी होती है, इनके निवासियों का व्यवसाय कृषि, पशुचारण, आखेट, खनन आदि होता है, ये सब होता है। यहाँ के निवासी प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा जीवन यापन करते हैं, जो प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे कि कृषि, पशुचारण, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो इन लोग प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ही क्या करते हैं, अपना जीवन को जीते हैं। आगे देखो, गांव में परिवहन सुविधाएं अत्यंत पिछड़ी तथा पुरानी होती है, जैसे कि कच्ची सड़क, बैलगाड़ी इत्यादि ये सब होते हैं। गांव में शिक्षा का स्तर निम्न होता है, गांव में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। आप चाहो तो यहाँ पर और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो कि गांव में कॉलेज और विश्वविद्यालय यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब नहीं होते हैं, ये सब आप लिख सकते हो कि गांव में कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब नहीं होते हैं। गांव में स्वास्थ्य सेवा का स्तर भी निम्न होता है, जो हमारा स्वस्थ है ना, स्वास्थ्य सेवा जो होता है इसका जो स्तर है ये भी हमारा क्या है, निम्न है। तो भाई कुछ नहीं है, गांव को देखो लिखो। शहर में अगर आओगे तो शहर में आ जाओ, जो गांव में कराया था उसका उल्टा कर दो। नगरीय बस्तियों में जनसंख्या और जनघनत्व अधिक होता है, नगरीय बस्तियां आकार में बड़ी होती है, नगरवासियों के व्यवसाय, उद्योग, परिवहन, व्यापार, उच्च सेवाएं ये सब होते हैं। इनका जो जीवन यापन जो होता है द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक और चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत होते हैं, इसको लिखो। और जो ग्रामीण जो मैंने अभी आपको जो गांव की जो बस्तियां बताया उसमें उन लोगों का क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होता है और इसका द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत होता है। आगे देखो, आगे क्या है कि नगरों में परिवहन सुविधाएं अच्छी तथा विकसित होती है, जैसे कि सड़क अच्छे होते हैं, रेल मार्ग यहाँ पे होते हैं। नगरों में शिक्षा का स्तर उच्च होता है, आप यहाँ पर लिखना, आप यहाँ पर लिख सकते हो, एग्जाम्पल में लिख देना कि नगर में क्या होते हैं, कॉलेज होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, ये सब लिख देना आप। नगरों में स्वास्थ्य सेवा का स्तर भी उच्च होता है, नगर में स्वास्थ्य सेवा का जो स्तर है ये भी थोड़ा अच्छा होता है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं की व्याख्या करें। तो अभी जो आपने वहां पर पढ़ा ग्रामीण बस्ती में लगभग कुछ पॉइंट्स आप वहां से ले सकते हो। आप एक सोचो ना, आप एक सोचो कि आप गांव में रहते हो, आप क्या करते हो, गांव में रहते हो, तो गांव में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलने को पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप गांव में झेलते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप गांव में झेलते हो, ये आपको बताना है। तो पहला प्रॉब्लम जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि गांव में पक्की सड़कें नहीं होती है, गांव में आपको जैसे कि शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं मिल पाएगा, गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आगे सुनो, गांव में हमारा स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा अस्पताल नहीं होता है। देखो यहाँ पर क्या क्या मैंने लिख दिया है। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि ग्रामीण बस्तियों में अधिकतर कृषि की जाती है। आपको भी पता है कि गांव के जो लोग हैं अधिकतर कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन समय पर वर्षा नहीं होने से सिंचाई करने में असुविधा होती है। लेकिन समय पर वर्षा नहीं होती है और सिंचाई करने में बहुत ही असुविधा होती है, पहला कारण ये हुआ। ग्रामीण बस्तियों के लोगों का जीवन स्तर निम्न बना रहता है क्योंकि लोगों की आय कम रहती है, इनका इनकम भी बहुत कम होता है, ये समस्या है। इनकम इन लोगों का कम है और इनकम कम होगा तो भाई उनका जो लेवल है वो भी क्या होगा, डाउन ही होगा, निम्न ही होगा। ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटा होता है जिससे कुशल मानवीय संसाधन कम रहता है, इनका आकार छोटा होता है और जो इससे क्या होता है, इसमें जो कुशल मानवीय संसाधन है ये भी क्या होता है, कम रहता है। आगे चलो, आगे देखो, ग्रामीण बस्तियों में आधुनिक सुविधाएं कम रहती है। जैसे भाई अभी देखो, जैसे आप नगर में बात करो तो नगर में आपका 5G चलेगा, नगर में आपका 5G चलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव है जहां पर 3G भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है अभी भी। ये बात हो गया। टान टून के 4G चल रहा है, 4G भी टान टून के अच्छा ही चल रहा है। आगे देखो, ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा का स्तर निम्न रहता है, ग्रामीण बस्तियों में अच्छे स्कूल और कॉलेज नहीं होते हैं, ग्रामीण बस्तियों में परिवहन और चिकित्सा की सुविधाएं कम रहती है। देखो भाई, जो जो प्रॉब्लम्स है आप जो जो फेस करते हो ना एक गांव में रहकर, बस वही सब चीज आपको लिख देना है, वो चाहिए लिख देना है। चलो आगे आ जाओ, आगे देखो अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि नगर एवं महानगर की परिभाषा दें। तो देखो भाई, नगर महानगर, ठीक है, और एक तो मैं आपको बताऊंगा मेगा नगर, 3 बताऊंगा यहाँ पर, मैं आपको 3 बताऊंगा। देखो पहले देखो, नगर, नगर किसको बोलेंगे, तो 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर कहा जाता है। मतलब वैसा इलाका, वैसा जगह, वैसा क्षेत्र, ठीक है, जिसका जनसंख्या 1 लाख से लेकर 10 लाख तक हो, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नगर बोलेंगे।
वैसा क्षेत्र वैसा जगह जिसकी जनसंख्या 1 लाख से लेकर 10 लाख तक हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नगर बोलेंगे। अब देखो, अगर जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख अगर हो जाता है किसी भी नगर का जनसंख्या अगर 10 लाख से लेकर 50 लाख तक अगर हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? महानगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महानगर बोलेंगे। और कोई ऐसा नगर है जिसका जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो जाए, मतलब 50 लाख से क्या हो जाए? 50 लाख प्लस हो जाए, 50 लाख से अगर अधिक हो जाए तो ऐसे नगर को क्या बोलेंगे? मेगा नगर बोलेंगे। तो हमने जाना नगर, महानगर और मेगा नगर क्या है, हम लोगों ने इस चीज के ऊपर डिस्कस कर लिया। आगे देखो, आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है कि औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? औद्योगिक नगर, जैसा नाम वैसा काम, बस भाई समझो। औद्योगिक नगर मतलब यहाँ पर वैसे नगर, आप बोलना कि वैसे नगर जहां अधिक मात्रा में क्या हो? उद्योग हो, फैक्ट्री हो, कारखाना हो, उसी को क्या बोलेंगे? औद्योगिक नगर बोलेंगे। बस हो गया, कुछ नहीं लिखना। देखो मैंने क्या लिखा है कि जन बस्तियों में भौगोलिक सुविधाओं के कारण कुछ विशेष उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं, उन्हें औद्योगिक नगर कहते हैं। आप इसको ऐसे लेना कि वैसे नगर जहां पर अधिक मात्रा में उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने इस मतलब होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? औद्योगिक नगर बोलेंगे। जैसे आपका कानपुर, कोलकाता, मुंबई, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, भिलाई, जमशेदपुर, नोएडा आदि नगर औद्योगिक नगरों की श्रेणी में आए। बात क्लियर? औद्योगिक नगर किसको बोलेंगे? जहां अधिक मात्रा में उद्योग हो, उसको क्या बोलेंगे? औद्योगिक नगर बोलेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारा बता दिया। आगे देखो, आगे हमारा क्या है? आगे है हमारा प्रशासनिक नगर। क्या है प्रशासनिक नगर? किसको बोलेंगे? उदाहरण दीजिए। तो प्रशासनिक नगर मतलब देखो यहाँ पर होता है प्रशासनिक से ही आपका आ रहा है प्रशासन। क्या आ रहा है? प्रशासन। पहले आप इसको पढ़ो, आप समझ जाओगे। देखो क्या है कि राष्ट्रों तथा राज्यों की राजधानियां, कोई भी राष्ट्र यानी कि कोई भी देश का जैसे कोई राजधानी है या फिर कोई राज्य का कोई राजधानी है, जहां केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे भाई देखो, अगर हम लोग इंडिया का बात करें, भारत का बात करें, तो इंडिया में क्या है भाई? इंडिया में क्या है? इंडिया का जो राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। मतलब दिल्ली इसका राजधानी है। दिल्ली क्या है? इसका राजधानी है। दिल्ली राजधानी है। तो जो भी मतलब केंद्र सरकार हो, जैसे देखो केंद्र सरकार कहाँ के लिए होगा? देश के लिए केंद्र सरकार होगा, और राज्य के लिए राज्य सरकार होता है, आपको पता है। तो केंद्र सरकार का जो भी कार्यालय होगा कहाँ पे होगा? दिल्ली में ही होगा। केंद्र सरकार का जो कार्यालय होगा वो कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। और जो भी प्रशासन का जो भी व्यवस्था होगा दिल्ली से ही होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? प्रशासनिक नगर। और समझो ना, कोई भी राज्य का कोई राजधानी है या फिर कोई देश का कोई राजधानी है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रशासनिक नगर। तो कितना सिंपल लिखा है कि राष्ट्रों तथा राज्यों की राजधानियां जहां केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय ऑफिस होते हैं, उसे प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे नई दिल्ली हो गया, कैनबेरा हो गया, बीजिंग हो गया, ये सब। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका एकाकी बस्तियों या फिर परिक्षिप्त बस्तियां का वर्णन कीजिए। तो एकाकी बस्ती किसको बोलेंगे? तो देखो, सुदूर वन क्षेत्र, ऊंची भूमियों, पर्वतीय क्षेत्र अथवा छोटे पहाड़ियों के ढालों पर पाए जाने वाले बस्ती को एकाकी बस्ती कहते हैं। इतना सिंपल है। एकाकी बस्ती किसको बोलेंगे? जो सुदूर वन क्षेत्र में हो, जो ऊंची भूमियों पर हो, पर्वतीय क्षेत्र पे हो, या फिर छोटे पहाड़ियों के ढालों पर हो, तो ऐसा जो बस्ती है, इसी बस्ती को क्या बोलेंगे? एकाकी बस्ती बोलेंगे। यह बस्तियां प्रमुख रूप से भारत के मेघालय में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा केरल राज्य के अनेक भागों में मिलती है। कहाँ कहाँ मिलते हैं भाई ये एकाकी बस्ती? इसके बारे में भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। आगे चलो, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। धार्मिक तथा सांस्कृतिक नगर क्या है? भाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक नगर क्या हो गया? कि जहां पर अधिक धर्म स्थल है। ठीक है। जैसे देखो क्या लिखा है कि कुछ नगर अपने सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन नगरों को धार्मिक तथा सांस्कृतिक नगर कहते हैं। जैसे कि आपका वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, अमृतसर हो गया, पुरी हो गया, तिरुपति, अयोध्या, हरिद्वार, ये सब इत्यादि। ये सब क्या है? हमारे धार्मिक तथा सांस्कृतिक नगर है। क्या है? धार्मिक तथा सांस्कृतिक नगर है। आगे चलो, आगे देखो, आगे हमारा क्या है? आगे है देखो, ये क्वेश्चन एकदम भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगा लो एक दिल लगा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है क्या नहीं है। क्या है कि ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रारूपों का वर्णन करें, या फिर ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताएं। कैसा होता है इसका आकृति? तो कैसा होता है? पहला होता है आपका रेखिक प्रतिरूप। क्या है? रेखिक प्रतिरूप। अब ये रेखिक प्रतिरूप क्या है? तो इसमें मानव बस्तियों का निर्माण सड़कों, रेल लाइनों तथा नदियों आदि के किनारे होता है,
जहां पर भी जान लो कि कोई भी ऐसा बस्ती है, कोई भी ऐसा बस्ती है जो सड़क के किनारे हो, जो रेल लाइन के किनारे हो, जो नदियों के किनारे हो, तो वहां पर कौन सा प्रतिरूप हमारा बनेगा? तो वहां पर हमारा रैखिक प्रतिरूप बनेगा। क्या बनेगा? रैखिक प्रतिरूप बनेगा। आगे देखो, ये समझ गए कितना सिंपल है, देख लो। आगे है हमारा आयताकार प्रतिरूप। आयताकार मतलब आयत के आकार का, ठीक है, आयत के आकार का। क्या है? इनका निर्माण समतल क्षेत्रों में होता है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। मतलब जहां पर भी सड़क एक दूसरे को समकोण पे यानी कि 90 डिग्री पे जहां पर भी काटेगी तो वहां पर हमारा आयताकार प्रतिरूप बनेगा। फिर है वृत्ताकार प्रतिरूप। इसमें किसी तालाब अथवा झील के चारों ओर बस्तियों का निर्माण होता है। मान के चलो कोई तालाब है या फिर कोई झील है, उसके चारों ओर अगर बस्तियों का निर्माण है तो इसको क्या बोलेंगे? वृत्ताकार प्रतिरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? वृत्ताकार प्रतिरूप बोलेंगे। आगे देखो, आगे है कि तारे के आकार का प्रतिरूप। तारे के आकार का प्रतिरूप क्या है? इनका निर्माण उन प्रदेशों में होता है जहां बहुत सारी सड़कें एक साथ एक स्थान पर मिलती है। इस प्रकार इन सड़कों के किनारे मकानों के निर्माण होने से ये तारे की आकृति के प्रतीत होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या बनता है? तारे के आकार का प्रतिरूप। मतलब यहाँ पर बहुत सारी सड़कें, मान के चलो यहाँ पर है, इधर से आया सड़क, इधर से आया सड़क, इधर से आया सड़क, मतलब कुछ इस प्रकार से सड़क, मतलब बहुत सारा सड़क आके मिलता है। तो यहाँ पर जो बस्ती का निर्माण होता है ये एकदम स्टार्स जैसे दिखते हैं, तारे जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर कौन सा प्रतिरूप बोला गया? कौन सा प्रतिरूप बनता है? तो तारे के आकार का प्रतिरूप यहाँ पर हमारा बनता है। ये चीज भी हो गया। आगे चलो, आगे बढ़ो। आगे है हमारा टी अथवा वाई आकार के प्रतिरूप। टी, जैसे मान के चलो भाई, जैसे देखो टी वाई कैसे, टी हमारा कैसे बनता है? देखो ऐसे बन गया टी। अगर मैं एक साइड को मिटा दूं, एक साइड को मिटा दूं, टी हमारा कैसे होता है? टी हमारा ऐसे होता है। और जहां पर भी इस शेप में बना इसको टी आकृति वाला बोलेंगे, और जहां पर हमारा इस शेप में बना इसको वाई शेप बोलेंगे। वही देखो क्या है कि टी आकार की बस्तियां सड़कों के तिराहे पर विकसित होती है, जबकि वाई आकार की बस्तियों का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। मतलब देखो ये तीसरा मार्ग है, एक मार्ग ऐसे आके मिला, एक मार्ग ऐसे आके मिला। अब टी में क्या, एक यहाँ पर ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। बात क्लियर है? तो ये सब देखो टी अथवा वाई। एक है हमारा दोहरे ग्राम। दोहरे ग्राम क्या है? नदी अथवा पुल के दोनों किनारों पर बस्तियों के निर्माण से दोहरे ग्राम प्रतिरूप का निर्माण होता है। दोहरे ग्राम प्रतिरूप कहाँ होता है? कि नदी या फिर पुल के अगर दोनों किनारों पर अगर बस्तियों का निर्माण है तो उसको वहां पे क्या होता है? दोहरे ग्राम प्रतिरूप। क्या बनता है? दोहरे ग्राम प्रतिरूप। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लेना। आगे चलो, अब देखो भाई, अब देखो ये सब जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कि यहाँ से आपका बहुत ही अच्छा अच्छा वाला क्वेश्चन है। ये जो चाय है, चाय, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाय को लेकर क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, हर बार आता है। आगे देखो, फिर आगे हमारा क्या है? आगे अगर आप देखो फिर कॉफी है, चावल है, कपास है, गेहूं है, और आगे आपको जल प्रदूषण, वर्षा जल संग्रहण, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है आपको आगे मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, बस आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, मतलब अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।